हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था उसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक एक मेगा रिक्रूटमेंट लेकर आया था स्केल 1 के लेवल पे क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, जो कि एक स्पेशलिस्ट नेचर की जॉब है। अब स्पेशलिस्ट नेचर की प्रोफाइल है, स्पेशलिस्ट नेचर की जॉब है, तो मतलब आपके पास कुछ स्पेशलिस्ट नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्रेडिट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट अप्रेजल का। आपको क्रेडिट अप्रेजल ही करना है। अगर कोई क्लाइंट आपसे लोन मांगने के लिए आता है तो आपको देखना है उस क्लाइंट की वर्थ क्या है। आप वो कैसे चेक करोगे? उसका बैकग्राउंड देख के, उससे पहले तो कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखे, साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके। अच्छा, इस वैकेंसी के लिए 1000 वैकेंसी के लिए 2152 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा गया इंटरव्यू के लिए। जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, तो काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को रीच आउट करा और बोला कि सर, कुछ टीचर बोल रहे हैं कि आप कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दो जो कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल रेशियो को कह रहे हैं कि छोड़ दो, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपने रट्टे मार के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपने रिटर्न एग्जामिनेशन को पार कर लिया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे से ग्रिल करने वाला है। अगर क्रेडिट ऑफिसर की बात करें तो मेन काम ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए जो मेन टूल लगता है वो रेशियो एनालिसिस है। जब आप ऑन जॉब जाके काम करेंगे, क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल पे काम करेंगे, तो आप बात ही रेशियो में करेंगे। आप बोलेंगे कि यार इस क्लाइंट की करंट रेशियो ठीक नहीं आ रही, डीएससीआर बहुत ज्यादा है, इस तरीके से आप बात करेंगे। तो कैसे हो सकता है कि आप रेशियो एनालिसिस को छोड़ के चले जाएं? चलो मान लेते हैं आपने रिटर्न एग्जामिनेशन को रट्टा मार के या फिर किसी और टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके पार कर लिया, बट आप इंटरव्यू 100% पार नहीं कर पाएंगे अगर आपने रट्टे मार रखे हैं। आज के दिन अगर आप सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, तो आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा इंटरव्यू से पहले। मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद क्रेडिट ऑफिसर रह चुका हूं। अगर मैं आपको इंटरव्यू लेता तो बहुत अच्छे से आपको ग्रिल करता। तो अभी के लिए आपको कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, उसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूं, इस बार में आपको फिर से बताऊंगा। साथ ही साथ इस सेशन में हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए है। क्रेडिट अप्रेजल का पूरा लेक्चर आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं। अब इंटरव्यू को क्रैक करना है। चलो, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया। अभी बड़े सारे स्टूडेंट्स का मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आपको पता है कि बड़े सारे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको हमारे पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में अगर कुछ हेल्प मिलती है तो आप प्लीज एनरोल कराना। मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सिखाया जाएगा। उसमें शेड्यूल 3 क्या होता है, उसके बाद हम रेशियोज को पढ़ेंगे डिटेल में जाके, एक एक रेशियो को पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के रेशियो, लिक्विडिटी, लेवरेज, सबका एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है आपके इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके अलग अलग क्रेडिट के प्रोडक्ट्स हैं। आपको लोन देना है ना, किस फॉर्म में आपको लोन देना है, सीसी देना है, ओडी देना है, टर्म लोन देना है, एक्सपोर्ट फाइनेंस देना है, बैंक गारंटी देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट देना है, तो इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम आपका कराएंगे एक मॉक इंटरव्यू। मैं लाइव सेशन भी लूंगा इसके अंदर, बट मॉक इंटरव्यू एक ही कराया जाएगा क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। आपके लिए जो इंटरव्यू को क्रैक करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोलूंगा वो अंडरस्टैंडिंग ही है। एक मॉक इंटरव्यू से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि इन एरिया को आप ठीक कर लो। उसके रिस्पेक्टिव भी आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आज के टाइम पे अगर आपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पहले से ले रखी है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। आप सिर्फ बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी कर लेंगे। अगर आपका ये वाला टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, तो आप पहले इसको प्रिपेयर करें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। संडे को मैं एक लाइव सेशन लूंगा जो हमारे इंटरनल जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसमें डिस्कशन वगैरह करेंगे, आपके जो भी डाउट्स वगैरह उसको सॉल्व करा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पीएनबी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उस सेशन के अंदर इंक्लूड करूं। ठीक है ना? चलो, और तो कुछ है नहीं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार पीएनबी के एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। इस बार बड़े सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं क्योंकि इस बार वैकेंसी का नंबर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको समाप्त करते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जो कि रिकॉर्डेड सेशन है। चलो, इस सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस के बारे में। ये कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है। आज मैं आपको कोई किताबें पढ़ाने के लिए नहीं आया। आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एक्चुअल लाइफ में कैसे क्रेडिट अप्रेजल होता है। क्रेडिट अप्रेजल का मतलब क्या है? अगर आप क्रेडिट रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप क्रेडिट ऑफिसर की कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वाला लेक्चर आपको एक बिगर पिक्चर बताएगा कि एक क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट कैसे वर्क करता है। हाय,
माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट पे काम करके, वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। बात को स्टार्ट करते हैं। सर, ये क्रेडिट अप्रेजल क्या है? क्रेडिट अप्रेजल का मतलब कुछ नहीं है, आप चेक कर रहे हो बस। क्रेडिट, किसी को आपको पैसा देना है, किसी को आपको लोन देना है, आप चेक कर रहे हो कि उस बंदे की कैपेबिलिटीज कितने हैं, वो कितना वर्दी है पैसे का, हम उसको पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और दे सकते हैं तो कितने लिमिट तक दे सकते हैं, उसको कितने अमाउंट का पैसा उसको दे सकते हैं। यही क्रेडिट का अप्रेजल है। इसमें दो टाइप के पास क्लाइंट होते हैं। दो टाइप के क्लाइंट मतलब, एक एग्जिस्टिंग टू बैंक, जब आप जॉब करने जाओगे, जब आप मतलब ऑन जॉब गए, आप क्रेडिट ऑफिसर बन गए, फॉर्मल्स कपड़े पहने और आप पहुंच गए, तो बैंक के कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी होंगे, तो आपको उनको भी चेक करते रहना है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो बैंक का होगा ना, लोन बांट रखे होंगे, तो आप उसको चेक करोगे कि वो ढंग से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिसके लिए हमने पैसा दे रखे उसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा। और दूसरे टाइप के क्लाइंट्स आएंगे आपके न्यू टू बैंक, मतलब कोई नया पार्टी आए कि मेरे को लोन चाहिए, तो उस केस में आप ज्यादा एक्सटेंसिवली चेक करोगे। भाई नई नई पार्टी आई है, क्या पता ये लोन रीपे कर पाए ना कर पाए, इसका मतलब बिजनेस क्या है, कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये बात स्टार्ट कहाँ से होती है न्यू टू बैंक क्लाइंट की? जनरली ब्रांच के अंदर कोई लोन मांगने आ जाता है, या फिर रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, वो जाते हैं मार्केट में, हाँ भाई लोन ले लो लोन ले लो, तो वो आपके लिए एक बड़े सा क्लाइंट ढूंढेंगे, हाँ इसको हम लोन दे सकते हैं, इसका किसी एग्जिस्टिंग बैंक में, कोई और बैंक में लोन चल रहा है, वो चाहता है कि वो बैंक को छोड़ के हमारे बैंक में आ जाए। तो रिलेशनशिप मैनेजर जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मार्केट में जा जाके क्लाइंट लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। हाँ जी, ये देखो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पार्टी है, इसका नाम ये है, और ये लोन मांगने जाता है हमसे। आप बताओ कि हम इसको लोन दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कितना लोन दे सकते हैं, ये आपका काम है क्रेडिट ऑफिसर, ये आपका काम है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगी ना बात, एग्जिस्टिंग टू बैंक क्लाइंट। अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो आप उसको मॉनिटर करते रहोगे, हाँ जी हमने इसको पैसे दिए, ये ढंग से यूटिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा, इसका बिजनेस खराब तो नहीं हो रहा, कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, जो हमने इसको पैसे दे रखे हैं क्या हमें वापस मांगने चाहिए, मना कर दे इसको। अगर न्यू टू बैंक क्लाइंट है, तब आपको देखना है कि न्यू टू बैंक के अंदर भी क्या बैंकिंग सिस्टम में नया बंदा, ये पहली बार जिंदगी में लोन ले रहा है, तो इसका मतलब अप्रेजल अलग तरीके से होगा। अगर पहले ही किसी बैंक में इसका लोन चल रहा है, वो बस चेंज करना चाहता है अपना बैंक, पुराना बैंक उसको बहुत तंग कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है, बड़ी सारी फीस ले लेता है, उसकी बात नहीं सुनता, फोन नहीं उठाता, तो कह रहा नहीं नहीं मैं तो नए बैंक में जाऊंगा। तो आप कंडक्ट को चेक करोगे कि पुराने बैंक के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रहा था, इंटरेस्ट की पेमेंट होती थी, अगर टर्म लोन ले रखा है तो इंस्टॉलमेंट की रीपेमेंट ढंग से कर रहा था, टाइम टू टाइम कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि वो वहां पे रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, लोन को रीपे नहीं कर पा रहा, इसलिए वो हमारे बैंक में आ रहा हो, बात यही तो अप्रेजल है। ठीक है जी, बात को स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके। सबसे पहले सबमिशन करते हैं लोन एप्लीकेशन की, डायरेक्टली आपके पास लोन मांगने आ जाए। ठीक है जी, स्टेप वन में आपका लोन मांगने आ गया, या फिर आपके रिलेशनशिप मैनेजर ने बिजनेस को सोर्स कर लिया। ठीक है, इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। आपके पास जैसी कोई लोन मांगना है, कभी कभी तो आप डायरेक्टली मना कर दो कि इस पार्टी को हमें लोन नहीं देना, क्या पता आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ ना करती हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो उसके अंदर लोन देने की मनाही थी। जो ये मीट के ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, मीट को जो एक्सपोर्ट करते हैं, कि नहीं नहीं हम इनको लोन नहीं देते, आप इनको लोन मत देना, अगर ऐसी कोई पार्टी आए तो मना कर देना। ऐसी अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, तो स्टार्टअप को फंडिंग नहीं देते, स्टार्टअप वाले अगर आ रहे हैं, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप जाओ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, आप बहुत रिस्की हो, बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, अगर कोई आपके पास आके बोल देता है हाँ भाई मेरे को ड्रग्स का काम करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अलग लेवल की है कि आप मेरे को पैसे दोगे, तो आप मना कर दोगे, कोई इलीगल काम के लिए पैसे नहीं, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं, तो इनिशियल प्रोसेस में ही कुछ ना कुछ लोन के एप्लीकेशन आप छांट देते हो। आप देखते हो इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसको हटाओ, तो आप ये काम करते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे अंदर मतलब इंस्टीट्यूशन के अंदर ये मसाज पार्लर को भी लोन देना मतलब अलाउड नहीं था, बड़े सारे मसाज पार्लर चलते हैं ये गुड़गांव वुड़गांव साइड पे, तो मना कर देते थे भाई आप तो आओ मत, आपको लोन वोन नहीं मिलेगा, बात समझ में आती है। ठीक है, अप्रेजल ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई लोन मांगने आया, तो आप उसे समझोगे ना, हाँ जी आपको पैसा किस लिए चाहिए, आप बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके कितने रिटर्न्स रहेंगे। ऑब्वियसली आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे,
ऐसा नहीं है कि आज मैंने कंपनी खोली और आज मैं लोन मांगने चला जाऊं, मेरे को कोई लोन अच्छा अमाउंट का नहीं मिलेगा। मेरे को सिर्फ पर्सनल लोन जितना मेरे को मिल सकता है 10 लाख तक 5 लाख तक उतना ही मिलेगा जितना मेरी वर्दीनेस है। यही अगर आपको बड़े बड़े लोन चाहिए 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, तब आपकी बैकिंग होनी चाहिए। आपने पहले ऐसा काम किया हो, आपकी टर्नओवर तो आपके कैश फ्लोज हो, उसको देख के आपको लोन दिया जाएगा। बिजनेस मतलब रनिंग में हो, ऐसा नहीं कि मैं कल बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं मेरे को 15 करोड़ रुपए दे दो। तो अप्रेजल की बात स्टार्ट होती है आपके पुराने फाइनेंशियल से, आपके बैकग्राउंड से। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। आपका बिजनेस मतलब लीगल है, वहां से बात स्टार्ट हुई। उसके बाद आप बोलोगे हम आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, मतलब आप कोई गलत काम में तो नहीं हो, आपकी सिबिल रिपोर्ट सही आ रही है, आपके पुराने जितने भी लोन्स आपने उनको रीपे किया है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर समझो सिबिल कम आ रही है, जनरली 700 से ऊपर का स्कोर जो होता है वो ठीक होता है, उससे कम आ रहा है। अगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जो 700 800 900 की सिबिल आती है ना, वो इंडिविजुअल्स की आती है। अगर इंस्टीट्यूशन आते हैं तो उनकी सीएमआर रेटिंग आती है, तो हम सीएमआर देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर वो थोड़ा सा मतलब बेकार है तो हम उसी समय मना कर देंगे, यार इसको लोन देने का फायदा नहीं है कोई। इस अच्छा सिबिल जो रिपोर्ट है, सिबिल का स्कोर है, रेटिंग है, वो कैसे नीचे जाएगी? उसने कभी ना कभी पास में डिफॉल्ट कर रखा होगा। हम उसको बोलेंगे देखो आपने इस समय पे डिफॉल्ट कर रखा, आपकी रेटिंग बहुत खराब आ रही है, आपकी सिबिल रिपोर्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है, तो हम आपको लोन नहीं देना चाहते। वो फिर एक्सप्लेन करेगा, जी देखो इसका रीजन ये है, देखो बैंक का मेरे पास लेटर है कि बैंक से गलती हो गई थी, उन्होंने कुछ ओवरड्यू दिखा दिया बट एक्चुअल में ओवरड्यू नहीं था, उसको सफाई देने का मौका देंगे हम। अगर एक्चुअल में कोई बैंक की ऐसी रिपोर्ट है कि हाँ उनसे गलती से कुछ क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन होगी जिससे उसका ओवरड्यू दिखा रहा था और सिबिल स्कोर कम हो गया, तो फिर हम कहेंगे हाँ भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हम अपने जो भी हायर ऑफिसर्स हैं उनको बताएंगे देखो इसका सिबिल स्कोर कम है, बट फिर भी हम इसको लोन देने में प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि उसका जेन्युइन रीजन है कि क्यों इसका सिबिल का स्कोर कम हुआ। ऑब्वियसली अगर सिबिल का स्कोर गिरा है क्योंकि उसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटीज नहीं थी, तो हम थोड़ा ना देंगे उसको लोन। भाई आपको पता ही नहीं आपके आगे जाके कैश फ्लोज कितना, आपका क्या बिजनेस होने वाला है, आप लोन लेके बैठे हुए हो। आप समझ में आती है? अच्छा कोई विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, मतलब विलफुल डिफॉल्टर की मतलब लिस्ट बनाई जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर भी, मतलब उनकी डिटेल्स होती है। कोई अगर विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा होने धोने के बाद भी उसने गलत एक्टिविटी में पैसे का यूज कर लिया, हम उसको लोन देंगे? नहीं देंगे, हम बोलेंगे आप साइड हो जाओ। ऐसी एक क्रिलसी, एक होता है हमारा क्रिलिक CRILC, तो इसके अंदर सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, 5 करोड़ से जितने के ऊपर लोन है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग होती रहती है। सर इस रिपोर्टिंग का क्या मतलब बेनिफिट है? जैसे ही आपका ओवरड्यू होता है ना, मतलब अगर आपको इस डेट को एक्स डेट को पेमेंट करनी थी बैंक को वापस, इंटरेस्ट की पेमेंट हो टर्म लोन की रीपेमेंट हो, उसने नहीं दी, तो इस वाले रिपोजिटरी के अंदर उस बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है। कितने दिन का ओवरड्यू है? 30 दिन का ओवरड्यू है तो SMA 0 रिपोर्टिंग होती है। 30 से लेके 60 दिन का ओवरड्यू है, SMA 1 रिपोर्टिंग कहता है उसको, स्पेशल मेंशन अकाउंट। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें क्रेडिट एनालिसिस के जब आप पढ़ रहे होगे तो आपने सारी बातें पढ़ ली होंगी, मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ऐसी SMA 2 की रिपोर्टिंग होती है, 60 डेज टू 90 डेज का ओवरड्यू। 90 डेज से ज्यादा का ओवरड्यू होता है अगर CC लिमिट है, OD लिमिट है, तो उस केस के अंदर, और टर्म लोन भी अगर ओवरड्यू हो गया तो वो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। अगर आपका पहले कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो आप उनको लोन दोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं आपको तो NPA हो रखा है, आपसे हम दूर रहेंगे, अगर हमने आपको लोन दे दिया हमारी नौकरी पे बनाएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लेके आता है आपके पास, तो आप प्रॉपर्टी को चेक करते हो, आप ये इनिशियल अप्रेजल ही तो कर रहे हो। अगर उसकी प्रॉपर्टी पे आप इक्विटेबल मॉर्गेज या फिर और कोई मॉर्गेज क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ मतलब दिक्कत है उसके पेपर्स में, जो भी वो कोलेटरल सिक्योरिटी देने वाला है उसमें दिक्कत है, तो आप उसी समय बोल दोगे जी आपकी प्रॉपर्टी तो मतलब हम रख ही नहीं सकते, हमारी मतलब बैंक अलाउ नहीं करता, इसके अंदर बड़ी दिक्कत आने वाली है आगे जाके, तो आपका हम लोन आगे प्रोसेस नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी अच्छी सी लेकर आओ, कोई आप जो कोलेटरल आपको रखनी हो, लोन देंगे आपको बट प्रॉपर्टी कोई बढ़िया लेकर आओ। ठीक है जी। आपके अप्रेजल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके फाइनेंशियल्स, ये तो बैकग्राउंड चेक हो गया, बेसिक है। उसके बाद फाइनेंशियल्स का एनालिसिस किया जाता है। फाइनेंशियल के एनालिसिस के लिए आपको शेड्यूल 3, अगर कोई कंपनी आ रही है तो वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म आ रही है, कोई सोसाइटी आ रही है, तो वो अपने टी शेप अकाउंट्स में अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाती है। तो आपको उस चीज का एनालिसिस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट एनालिसिस का, कि आप फाइनेंशियल्स पे कमेंट कर रहे हो, और कमेंट करने का तरीका है
रेशियो एनालिसिस। अगर आप इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है शेड्यूल 3। आपको बैलेंस शीट की हर एक लाइन आइटम क्लियर होनी चाहिए। अभी आएगी आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं, खत्म नहीं हुई बात। आगे आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा एक एक लाइन आइटम। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही है। एक ही टेक्निकल चीज आपको पढ़नी है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर एक लाइन आइटम। सर लाइन आइटम का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर यहाँ पे लिखा है तो उसका क्या मतलब है, अदर इनकम का क्या मतलब है, अगर एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या मतलब है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है, हर एक चीज के अंदर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बात समझ में आती है। ज्यादातर आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो छोटे लेवल के लोन के लिए ये टी शेप मतलब अकाउंट लेके आते हैं, टी शेप बैलेंस शीट लेके आते हैं। जनरली पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म लेके आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फंडे क्लियर होने चाहिए, तभी तो एनालिसिस कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनानी नहीं आती, आपको उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप एनालिसिस कैसे करोगे। बात समझ आती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। जो भी पुराना आपका क्लाइंट आ रहा है, जो भी क्लाइंट आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट उसके कंडक्ट के बारे में बताती है। अगर उसकी बैंक स्टेटमेंट में चेक रिटर्न हो रहे हैं, चेक रिटर्न हो रहा है, चेक काट काट के दे देता है, उसके चेक वापस आ जाते हैं, चेक काट, अगर वो चेक कोई रिसीव करता है, जो भी उसके कस्टमर है वो चेक मतलब बाउंस करवा देते हैं। मतलब अगर हमने चेक काटा, आपके क्लाइंट ने चेक काटा और वो बाउंस हो गया, मतलब आपका क्लाइंट बेकार है, उसको पता उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट फिर भी चेक काट के दिए जा रहे हैं। अगर आपके क्लाइंट को चेक मिला है, उसके जो बायर्स होंगे वो चेक देंगे ना, वो चेक दे रहे हैं और वो चेक रिटर्न हो रहे हैं, तो मतलब इस केस में भी आपका क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट को बोलोगे जी आपके जो बायर्स हैं वो तो हल्के बायर्स हैं, उनके चेक रिटर्न हो जाते हैं, आपका बिजनेस सॉलिड नहीं है, चेक रिटर्न हो रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस सॉलिड नहीं है, आपको पैसे की मतलब दिक्कत है। ऐसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर सेल्स दिखाई जा रही है, अगर बोल रहा है कि मेरे पिछले साल 10 करोड़ की सेल हुई है, तो हम बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, हाँ जी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, उस बैंक स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव हुआ। आप मान लो बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया टोटल 8 करोड़ रुपए, तो आप बोलोगे आपकी सेल 10 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए, तो मतलब 2 करोड़ के मोटा मोटे डेटर्स होने चाहिए आपके पास। वो कह रहे नहीं नहीं मेरे डेटर तो कोई है नहीं, जीरो हो गए। तो फिर हम कहेंगे 2 करोड़ रुपए कहाँ गया, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ जी कुछ बैड डेट हो गए, कुछ ही हो गया, वो एक्सप्लेन करेगा फिर भी क्या रीजन रहा। तो ये सारा आपको आंसर करना है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। क्या पता आपके सेल्स हुई है 10 करोड़ की और आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हो 12 करोड़ रुपए, मतलब इनकमिंग 12 करोड़ रुपए आ रहे हो, तो आप पूछोगे कि क्या रीजन है, ज्यादा पैसा क्यों आ रहा है। तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, कोई गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिनकी तरफ से हमें 2 करोड़ रुपए का मतलब पेमेंट आई है, रिसीव हुए, देखो ये रही हमारी रिसिप्ट्स। तो वो सारे के सारे आपको मतलब मैच करना है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एनालिसिस मेन किया जाता है वो क्या कहता है, सेल्स के अमाउंट से आप सेल्स से चेक करोगे कि इतना हमारा क्या कहते हैं बैंक के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। साथ में आप सेल्स को एक और तरीके से वेरीफाई करोगे, कहां से, जीएसटी रिटर्न से। अगर आपका प्रोडक्ट जो भी वो पर्टिकुलर पर्सन सर्विसेज ले रहा है या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो जीएसटी के अंदर आता है, तो वो जीएसटी रिटर्न में सेल का अमाउंट डालता है। तो आप सेल को दो जगह से वेरीफाई कर लो, सेल को वेरीफाई कर रहे हो जीएसटी रिटर्न से, फिर आप सेल को वेरीफाई कर रहे हो बैंक के अंदर कितना पैसा आ रहा है। बात समझ आते हैं, यही तो एनालिसिस है। ठीक है जी। अच्छा बैंक के अंदर उन्हीं लोगों से पैसा आ रहा है जिनको सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टर कंसर्न आपस में इधर उधर पैसा किए जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट जनरली जो एनालिसिस होता है वो एक सॉफ्टवेयर से सारे के सारे बैंक करते हैं, सारे के सारे बैंक वही सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसका नाम है परफ्यूज। परफ्यूज उसका सॉफ्टवेयर का नाम है। तो वहां पे आप बैंक की स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हो और वो एक्सेल शीट में आपको बैंक की स्टेटमेंट देता है। तो एक्सेल शीट में बड़ा इजी हो जाता है ना उसको चेक करना। ऐसे ही जब मैं बैंक के अंदर काम कर रहा था तो लोग गलत बैंक स्टेटमेंट ले आए थे, मतलब पीडीएफ की बैंक प्रिंट आउट करके ले आए और उसके अंदर देखा तो भाई कुछ समझ मतलब कुछ गलत लग रहा था, तो मैंने बोला जरा बैंक से पीडीएफ वाली स्टेटमेंट भिजवाओ। तो उसके अंदर मतलब समझ में आता है कि उसने कुछ फोर्ज कर रखा है, जो उसने हमें प्रिंट दिया था उसमें अलग आ रहा था, और जो बैंक से पीडीएफ डायरेक्टली आई, जो बैंक पीडीएफ आता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है उसके अंदर बातें अलग थी। तो वो सारी बातें आपको चेक करनी है। ठीक है, जब आप सारा का सारा एनालिसिस कर लोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं। ये एनालिसिस करने के बाद आप उसको सैंक्शन लेटर देते हो, जी आपका लोन सैंक्शन हो गया, हमें भी बिजनेस कर रहा है, बैंक भी पैसा लेके बैठा, उसको देना है तभी तो इंटरेस्ट कमाएगा। तो बैंक ने सैंक्शन लेटर इशू कर दिया,
उसके बाद लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है, कुछ-कुछ टर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, कहता है नहीं-नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा है, इसको कम करो। फिर थोड़ा-सा मतलब डिस्कशन होता है, थोड़ा-सा मतलब मोल-भाव करके कहते हैं हाँ जी ओके करो, नक्की करो। फिर लोन एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है। जैसे ही एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उनकी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी रखी हुई है, लोन दे रहे हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी जो भी आप लोन देते हो उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी वही होती है जिस पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हो। अगर आप कैश क्रेडिट ओडी लिमिट कैश क्रेडिट दे रहे हो तो आप क्या बोलते हो, डेटर्स मेरे हो गए, इससे आप स्टॉक बनाने वाले हो वो मेरा हो गया, उस पे मेरा चार्ज है पहला, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। अगर आप बोलो तो कार लोन दे रहे हो तो उसके अंदर कार आपकी हो जाती है, बैंक की होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी कार होती है। ऐसे ही ओडीसीसी के केस के अंदर क्या बोलते हैं, हम एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी लेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेंगे। कैश क्रेडिट की लिमिट दी जा रही है, हम एक कोलेटरल सेकेंडरी सिक्योरिटी लेंगे, तो वो जनरली क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके अंदर कौन सा सिक्योरिटी क्रिएट होती है, वो होती है हमारा क्या कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज। इसका क्या मतलब है, हम उससे ले लेंगे कागजात, जो भी उसके प्रॉपर्टी के कागजात है वो बैंक रख लेगा। अब बैंक ने वो कागजात रख लिए तो मतलब बेच तो सकता नहीं ना, वो कागजात तो मेरे पास आ गए, ठीक है। साथ में जाके मैं सरसई की पोर्टल पे, ये सरसई एक रिपोजिटरी है, सरफेसी एक्ट ने बनाया, सरफेसी एक्ट ने रिपोजिटरी बनाया ताकि सबको पता चलता रहे किस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, किस बैंक के पास पेपर पड़े हैं। ऐसा ना हो कि एक ही प्रॉपर्टी के 4-5 पेपर मार्केट में घूम रहे हो, पहले लोग बना लेते ना कि प्रॉपर्टी के 4-4 पेपर, ठीक है। तो इस वाली मैं पोर्टल में जाकर रजिस्टर कर दूंगा कि ये प्रॉपर्टी मैं बैंक हूं और मेरे पास पड़ी है, ठीक है। और कोई इस पे लोन मत दे देना गलती से भी, ठीक है। फिर ये सब कुछ होने के बाद हम लोन का डिसबर्समेंट, लो जी आप 2 करोड़ का लोन मांगने आए थे, आप ले लो 2 करोड़ का लोन और बिजनेस करो। अब वो बिजनेस करना स्टार्ट करेगा। अब फिर भी आपकी बात खत्म नहीं होती। अगर आपने 2 करोड़ के लोन को सैंक्शन कर दिया, अब आप रोज के रोज चेक करते रहोगे। अगर कोई मोटी पेमेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ रुपए का लोन दिया कि हम कैश क्रेडिट की लिमिट दे रहे हैं आपको, और उसकी सीधा 4-5 दिन के बाद 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होगी। ओए होए होए! आप कह रहे हो ये 1 करोड़ रुपए कहाँ कर दिया आपने? 1 करोड़ का कौन सा स्टॉक ले लिया? फिर आप उसको फ़ोन करोगे, हाँ जी सर आपने 2 करोड़ का लोन लिया, आपकी आज 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। वो एक्सप्लेन करेगा कि देखो मैंने चाइना से माल मँगवाया है, ये इतने छोटे लॉट में नहीं देते, वो 1 करोड़ का माल ही लेना था, तो मैंने इसलिए मँगवाया है। अगर कोई गलत काम किया हो, जैसे कि जनरली बैंकर्स मतलब ये मतलब अपनी लाइफ में उन्होंने सबने देखा ही होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है कि वो ये लिमिट को लेके किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं कहा 1 करोड़ रुपए कहाँ गया? वो कह रहे जी मैंने तो प्रॉपर्टी ले ली। तो मैंने बोला आपको लोन जो दिया था कैश रेट का वो तो स्टॉक बिल्ड करने के लिए दिया था, आपने प्रॉपर्टी में क्यों डाल दिया? ये शॉर्ट टर्म के फाइनेंस से एक आपने लॉन्ग टर्म का एसेट बिल्ड कर दिया। ये काम के लिए मैंने आपको पैसा दिया ही नहीं, आप मेरा पैसा वापस करो। ऐसा एक्चुअल में होता है। बात समझ में आती है? ठीक है। ये मोटा-मोटा प्रोसेस था क्रेडिट अप्रेज़ल का। अब हम बात करेंगे थोड़ी-सी डीप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर। आई होप आप सबको शेड्यूल थ्री समझ में आता होगा। मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता, समझा तो मैं सकता हूँ बट वो कोर्स का पार्ट है ना, समझा करो। मैं आपको ऊपर से फिर भी बता देता हूँ। अब क्रेडिट एनालिसिस के लिए आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको शेड्यूल थ्री समझ में आता है। मैं इसे थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल की बात करने वाला हूँ। जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे, तो यहाँ पे एक फिगर आ रही होगी। मान लेते हैं 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ की फिगर आ रही है, 10 करोड़ की फिगर आ रही है। आप पिछले साल की फिगर से, प्रीवियस ईयर की फिगर अगर 8 करोड़ है, तो आप कह रहे हो हाँ मामला ठीक जा रहा है, पिछली बार से ग्रो किया है। तो आप रेवेन्यू में सबसे पहले कमेंट देखते हो कि रेवेन्यू इसका ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा? ग्रो हो रहा है, क्या पता इसको लोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर एक और आंसर क्या होता है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, आपके क्लाइंट्स कौन से हैं। अगर आप बी टू बी बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपके क्लाइंट्स बहुत कम होंगे, 3-4 क्लाइंट्स होंगे। जैसे ही 3-4 क्लाइंट्स हैं, सिर्फ आपके 3 क्लाइंट है, मान लो आपका रेवेन्यू है 10 करोड़ रुपए, तो उस केस में एज अ बैंकर आप घबरा जाओगे। आप कहोगे यार इसके 3 क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट से टर्नओवर आ रहा है 5 करोड़ का, एक क्लाइंट दे रहा है 3 करोड़ का, एक क्लाइंट दे रहा है 2 करोड़ का। अगर ये वाला क्लाइंट मान लो आगे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता है, मना कर देता है, जी मेरे को बिजनेस नहीं करना, पसंद नहीं आया काम करके, तो जो भी आपने लोन दे रखा है उसमें दिक्कत आएगी। इसका रेवेन्यू सीधा का सीधा 5 करोड़ से कम हो जाएगा। बात समझ आती है? तो उसको आप मिटिगेट करने के लिए आप बोलोगे, हाँ जी ये आपकी पार्टी तो है, 3 पार्टी है आपकी, ठीक है आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आगे के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं आपने,
कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, अगर कर रखे हैं तो एक बार दिखा दो हमें, थोड़ा सा हमारे लिए क्रेडिट के मतलब रिस्क के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा कि आप आगे भी इतने रिवेन्यू को मेंटेन कर पाओगे। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। ऐसे ही आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, अगर कोई रिटेल वाले मतलब बिजनेस में है, ढेर सारे क्लाइंट है, 1000 2000 क्लाइंट है, रोज के रोज आते हैं दुकान पे, बाहर खड़े हो जाते हैं, माल दे दो माल दे दो माल दे दो। आप कहोगे फिर तो कस्टमर की कोई टेंशन ही नहीं, 10 15 20 कस्टमर 100 कस्टमर चले भी जाते हैं तो ठीक है, वो तो नए आ जाएंगे, 100 कस्टमर रिटेल का काम है। बात समझ में आती है? ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आता है। अदर इनकम के ऊपर आप कभी भी कॉल नहीं लेते। एक मेरा एक क्लाइंट था जिसका 100 करोड़ के आसपास टर्नओवर था और उसका 100 करोड़ के आसपास ही एक्सपेंस था। जितने की परचेजिंग थी नेट नेट उतने का ही सेल था। तो मैंने कहा ये कमा क्या रहा है, और उसका प्रॉफिट आता था 15 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूँ ये 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कैसे आ रहा है इसका? तो जो उसकी इनकम थी वो उसकी अदर इनकम होती थी, उसकी इंटरेस्ट की इनकम ही 15 करोड़ थी। आप समझो, तो अदर इनकम, उसके अंदर उस क्लाइंट के पास प्रॉफिट आ रहा है 15 करोड़ का, बट आप क्या बोलोगे, तेरे को बिजनेस के लिए पैसे देने चाहिए? ये जो तेरी इनकम है 15 करोड़ रुपए, कोई बिजनेस से थोड़ी है, ये तो पहले का पैसा कमा रखा है, उसमें इंटरेस्ट इनकम आप अर्न कर रहे हो। अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। 100 करोड़ की इनकम और 98 करोड़ 99 करोड़ का अगर एक्सपेंस है, उतने की परचेजिंग है, तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना। जो अदर इनकम आ रही है उससे मैं थोड़ा ना बिजनेस को जज करूंगा, भाई बिजनेस की कॉल मैं इस पे नहीं लूंगा। तो अदर इनकम के ऊपर आपको बिजनेस की फंडिंग नहीं करनी, बिजनेस की फंडिंग नहीं करनी। ऐसे ही बड़े सारे प्रोपराइटर आते हैं जिनकी बड़ी सारी एफडी बनी होती है, रेंटल इनकम आ रहा होता है, तो आप उस रेंटल इनकम पे थोड़ा ना बिजनेस करने के लिए पैसे दे दोगे। बात समझ में आती है? लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि उसके अंदर स्टॉक पे बड़े डिपेंडेंट होते हैं लोग। आपके आसपास क्या पता आपने देखा हो, कोई बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड का, एक कंपनी का स्टॉक मिल रहा है, वो उसको बेच रहा है, एजेंसी ले रखी है। जैसे ही उसकी वो एजेंसी गई, उसका माल, उसका बिजनेस खत्म। अगर उसको एजेंसी वालों ने बोला नहीं हम आपको एजेंसी नहीं दे रहे अगले साल के लिए, अगले 2 3 साल के लिए, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसी दिन उसका बिजनेस बंद हो जाता है। तो आपको देखना है कि कितने लोग उसको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। कोई एक पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या सिर्फ चाइना से माल आ रहा है? अगर चाइना में लॉकडाउन लग गया तो आप कैसे बिजनेस करोगे? आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्या आपका सिर्फ यूक्रेन से माल आ रहा है? अगर यूक्रेन वालों ने मतलब लड़ाई हो रही है तो वो आपको माल नहीं भेज पाएंगे, आपका जो सी वाला रूट है वो बंद कर दिया है रशिया ने मिसाइलें चला के, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? कोई प्लान है आपके पास? नहीं है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हाई लेवल बात नहीं कर रहे, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता? एक्चुअल में ऐसा ही होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जो मैं आपको भी बता रहा हूँ आप आगे जाके यही करने वाले हो। आपको 1 1.5 साल में ऐसे वाले क्लाइंट्स आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने को मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ऐसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूँ। जब मैं मतलब एनालिस्ट था, तो एक बार आपको याद है कि ऑयल के प्राइसेस मतलब बहुत कम हो गए थे, जीरो के आसपास आ गए थे ऑयल के प्राइसेस। तो उस केस के अंदर हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जो मतलब ऑयल का मोटा बिजनेस करते थे, इंडस्ट्रियल मतलब पर्पस के लिए वो ऑयल को क्या कहते हैं बेचते थे। अब उनके पास कम से कम 150 200 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ था। अब जैसे अगर आप समझो 150 200 करोड़ के स्टॉक के लिए बैंक ने लोन दे रखा है और उस स्टॉक की वैल्यू मार्केट में जीरो होगी, ऑयल की वैल्यू जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे? हम घबरा के पैनिक करके बैंक वाले, अब बैंक वाले बात कर रहे हैं उससे, मीटिंग कर रहे हैं, हमें जी क्या हो गया, ये जो आपका स्टॉक पड़ा इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। तो फिर वो बिजनेस वाला हमें समझाता है कि जी ऐसे बात नहीं होती, ऐसे आपकी ये स्टॉक की वैल्यू जीरो नहीं हुई। अभी ठीक है, मार्केट में जो रेट गिरे हैं, जो भी प्राइस गिरे हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया में आते आते 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि ऑयल के प्राइसेस गिर गए तो अगले दिन कोई ऑयल हवा में लाके दे देगा हमें, लाने में ही 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो कह रहा है इम्पैक्ट एक तो इमीडिएट नहीं आएगा, और ये जितना स्टॉक है हमारे पास, ये इंडस्ट्रीज कंज्यूम कर लेंगी 1 1.5 महीने के अंदर। ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन को रोक देगी आज के दिन पे। जो भी इंडस्ट्री इस ऑयल से लेके काम कर रही है, क्या वो प्रोडक्शन को रोक देगी? उसका तो बिजनेस का लॉस हो जाएगा ना फिर। तो कह रहे हैं कि ये जो उसके पास अभी स्टॉक पड़ा है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें फिर थोड़ा सा समझ में आया, जो बेटर देखो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा बिजनेस वाले के पास ही होता है। वो आपको बेटर तरीके से समझा सकता है कि हाँ भाई बिजनेस कैसे वर्क करता है। आप तो सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ रोज के रोज, मेरे को रोज के रोज पैसे कमाने हैं, मेरे को सारे की सारी सैलरी देनी है। तो बिजनेस वाले को आपको अच्छे से सुनना है, समझना है। अगर फालतू की बात करा तो उसको टोकना भी है। ठीक है जी, बात समझाते हैं। ठीक है जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को आप चेक कर लोगे, आप कहोगे इसका कितना रेशियो आपके क्या कहते हैं सेल्स से कितना रेशियो है।
आपके अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है तो आप उसके रीजन मांग लोगे भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है। फिर वो बताएगा जी मेरे कोई रिश्तेदार थे, मैंने उनको सैलरी लगवा दी, ये लगवा दी, वो लगवा दी, फलाना ढिमकाना, वो आपको रीजन देगा। फिर आप बोलोगे एक हद तक अगर ठीक है तो कहेंगे चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट के बारे में कि आप अगर फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो मतलब आपने और भी लोन लिए होंगे। कितने लोन मार्केट से लिए, इतने लोन का क्या करोगे, क्या क्या रीजन है। लोन ले रखा आपने बेंटली गाड़ी लेने के लिए 4-4 करोड़ के, फिर आपको भी आपका अच्छा डिसीजन नहीं है, आपकी मतलब रेशियोज खराब हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो रही है, आपके मतलब शॉर्ट टर्म आपकी लोन्स बढ़ रहे हैं, तो फिर आप ये सारे के सारे एनालिसिस करोगे। ठीक है जी, तो मोटा मोटा ये एनालिसिस है। ये सारा एनालिसिस आपको नहीं करना, आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये प्रैक्टिकल लाइफ पे जो भी आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे ना प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। आप हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर मतलब बिजनेस को जज करते हो। ठीक है जी, बात हमें समझ में आती है। अब बात करेंगे हम बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना है तो आपको सिर्फ एक जगह से पता चलेगी, वो है ये कितने शेयर कैपिटल और उसके रिजर्व्स है। अगर पहले से उसका प्रॉफिट मतलब पहले से उसका बिजनेस प्रॉफिट में है, बहुत साल से वो बिजनेस कर रहा है, तो ये रिजर्व्स भर भर के आ रहे होंगे। रिजर्व 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ ऐसे बढ़ते रहेंगे अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा है पहले से। तो हर एक बिजनेस की स्ट्रेंथ सिर्फ ये 3-4 चीजें ही बताती हैं कि वो खुद कितना इन्वेस्टेड है। अगर उसका खुद का पैसा बहुत ज्यादा लगा होगा शेयर कैपिटल में, तो उस केस के अंदर बैंक कहेगा यार इसका इतना खुद का पैसा लगा तो हम भी इसको दे सकते हैं थोड़ा बहुत। डेट इक्विटी रेशियो पता है ना कि 2:1 हो सकती है, तो आप बोलोगे हाँ खुद का पैसा भी इसका इन्वेस्टेड है, उसके हिसाब से हम इसको और भी पैसा दे सकते हैं ना। इक्विटी के अंदर आपका क्यों भी आएगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, फिर आप देखोगे कितने लोन्स एंड लाइबिलिटीज है इसके, कितने एक्सटर्नल से लोन उठा रखे हैं, उसके ऊपर आप जजमेंट लोगे। हाँ जी, किस किस पर्पज के लिए लोन ले रखा है। अगर लोन ज्यादा ले रखा है तो हम अपने हमें जो लोन देना है उसको कम कर देंगे। ठीक है जी, इधर से मेन बात निकल कर आती है करंट लाइबिलिटीज। जो भी आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर अगर अच्छा आपको ये भी चेक करना है कि कुछ मतलब इसमें ग्रुपिंग अलग तो नहीं कर रखी, कुछ चीजों को क्या पता उसने करंट लाइबिलिटीज में दिखा रखा हो, वो नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा रखा हो, बट एक्चुअल में वो करंट लाइबिलिटी हो। कोई ऐसे डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो अगले 12 महीने में, कोई लोन देना हो 12 महीने में, बट उसने चालाकी करके उसको लॉन्ग टर्म या तो गलती से दिखा रहा होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो आप उसको रेक्टिफाई करके बोलोगे। बैलेंस शीट तो देखो ऑडिटेड होती है, बट उसमें गलती हो सकती है ना। जब भी आप एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर आप उस लाइबिलिटी को बोल दोगे नहीं, इस लाइबिलिटी को मैं करंट लाइबिलिटी ही दिखाऊंगा अपने एनालिसिस के पर्पस के लिए, अपने एनालिसिस के पर्पस के लिए मैं इसको करंट लाइबिलिटी दिखाऊंगा। बात समझ आती है। ठीक है जी, ऐसी अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जो लाइबिलिटी ही ना हो, सर ये क्या मतलब है। अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी कंपनी को लोन दे रखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में डायरेक्टर बोल रहा है ये देखो 30-40 लाख का लोन दे रखा, 50 लाख का लोन दे रखा, मैंने ही दे रखा अपनी कंपनी को, है ये लोन, बट ये एक तरह का इक्विटी ही तो है, ये लोन कोई वापस थोड़ा ना करना है, तो मेरा खुद का पैसा है। तो हम क्या बोलेंगे एज अ बैंकर, जी मैं इस पैसे को इक्विटी मानने को तैयार हूँ, जो मैं आपको लोन दूंगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन में मैं लिख दूंगा कि इस 50 लाख को आप अपने बिजनेस से बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी इक्विटी। मतलब है ये लोन बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी जैसे हैं। तो उसमें हम अपना जब भी सैंक्शन लेटर देंगे ना, साइन करवाएंगे, तो बोल देंगे कि ये लोन का पैसा बाहर नहीं निकाल सकते आप, ये बिजनेस में ही इन्वेस्टेड रहेगा, एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, तो उस केस में जब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो उस केस के अंदर उस वाले लोन को जो डायरेक्टर ने दे रखा है उसको आप इक्विटी में ले जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समझ में आ रही है बात। पूरी डेट इक्विटी रेशियो ही चेंज हो जाएगी उस केस में, जो डेट ज्यादा आ रही थी वो कम हो जाएगी, फिर इक्विटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अब करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या हो सकता है, करंट लाइबिलिटीज, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा मतलब करंट लाइबिलिटीज में क्या देखा है। कुछ करंट लाइबिलिटीज के अंदर है ना, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में वो टैक्सेस की पेमेंट दिखा देते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा दिया, बट प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट लाइबिलिटी होता है, वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा गलत करते रहते हैं। ऐसे अगर आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं, कुछ कुछ लोग बोलेंगे जी हमारे ट्रेड पेबल्स
क्या कहते हैं 12 महीने से ऊपर है, एग्रीमेंट कर रखा है, बाद में पेमेंट करेंगे, तो उस केस में आप उसको रिक्लासिफाई कर दोगे, ठीक इसको इसको हम लॉन्ग टर्म दिखा सकते हैं, आपके एग्रीमेंट हो रखे हैं, आपने कोई बड़ी मशीनरी मंगवाई थी, कुछ और मंगवाया था, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट कर सकते हैं, अगले 12 महीने में आपकी पेमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे आप एडजस्टमेंट करोगे, इसके फेस पे नहीं जाओगे, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से दे देगा आप उसको मान लोगे, नहीं, आप इधर एनालिसिस करने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपके फिर एसेट्स पे आ जाते हैं, एसेट्स के अंदर देख लेंगे भी इसके टैंजिबल एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कितने बढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट में कोई ऐसे आइडल एसेट तो नहीं बैठा हुआ, ऐसी खामखा की लैंड ले रखी है, खामखा की लैंड लिया जा रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, फिर आप कहोगे ये एसेट की कोई बेनिफिट नहीं है, पता नहीं क्यों एसेट ले रखा है, एनालिसिस में लिखोगे कि फिक्स्ड एसेट के अंदर ये चीजें हैं जो कुछ परफॉर्मिंग एसेट नहीं, मतलब वेले का लैंड ले रखा है इसमें, ठीक है। ऐसी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हो, इसने जो भी पैसा इन्वेस्ट शेयर कैपिटल में किया वो अपनी किसी सिस्टर कंसर्न में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपकी शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर देंगे। अगर आप पैसा लेकर आए मान लो 10 करोड़ रुपए की इक्विटी और इसमें से 2 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी सिस्टर कंसर्न में, तो इफेक्टिवली आपकी इक्विटी तो 8 करोड़ की हुई ना। 10 करोड़ पे आप लेके तो आए थे बिजनेस में, बट 2 करोड़ पे बाहर भी तो ले गए आप, तो इस केस के अंदर आपकी जो इक्विटी रहेगी वो सिर्फ रहेगी 8 करोड़ रुपीस की, तो हम इस केस में शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे 2 करोड़ से। लॉजिक समझ में आता है आपको? हाँ जी, लॉजिक सर हमें समझ में आता है। अब आपको करंट एसेट्स को ढंग से चेक करना है, कुछ कुछ जो नॉन करंट एसेट्स है उसको वो करंट एसेट्स दिखा देते हैं ताकि करंट रेशियो इंप्रूव हो जाए। करंट रेशियो मिनिमम 1.33:1 होनी चाहिए, तब जाके बिजनेस से वो लोन ले सकता है। अगर करंट रेशियो नीचे जा रही है तो मतलब लिक्विडिटी का क्रंच है, लिक्विडिटी में कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं सकते पैसा आपको। ऐसे ही जो मैंने देखा था कुछ अदर नॉन करंट एसेट्स में ना कुछ मोटी पेमेंट आ रही थी, तो मैंने उससे बोला हाँ जी ये आपकी बहुत मतलब हैवी पेमेंट्स आ रही है, नॉन अदर ये करंट एसेट्स क्या है, तो बोलता है कि मैंने ना 80 लाख रुपीस दे रखे हैं, एक कोई मेरे को एसेट को परचेज करना उसका मैंने एडवांस दे रखा है? तो मैंने बोला ये अगर आपने एडवांस दे रखा है इससे एक नॉन करंट एसेट बिल्ड होने वाला है, तो ये एडवांस करंट नेचर का कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली इस एडवांस से एक नॉन करंट एसेट बिल्ड होने वाला है, तो ये एडवांस भी एक नॉन करंट नेचर का एडवांस है। अगर एडवांस अच्छा आगे की बात करते हैं, ये एडवांस खत्म कैसे होगा, 80 लाख का एसेट आ जाएगा ना, तो 80 लाख यहाँ पे बढ़ जाएंगे टैंजिबल एसेट के अंदर, तो ये तो एक नॉन करंट एसेट बढ़ा ना हमारा, अभी इसको आप करंट में क्यों दिखा रहे हो, तो मैं इसको रिक्लासिफाई करके कहाँ पे ले गया, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, कि जी 80 लाख रुपीस आपके करंट एसेट नहीं है, कोई आपको 80 लाख रुपए वापस नहीं मिलने वाले, आपका एक एसेट नॉन करंट एसेट आने वाला है, तो इसको आप एक नॉन करंट एडवांस दिखाओगे। बात समझ में आती है? ऐसे आप इन्वेंट्रीज के ऊपर बात करोगे, इन्वेंट्री को देखोगे, अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ जी आप इन्वेंट्री इतनी ज्यादा क्यों बना रहे हो जब आपका रेवेन्यू ही नहीं हो रहा, बिक ही नहीं रहा, तो सामान क्यों बना रहे हो? फिर वो बताएगा हाँ जी पहले का कुछ बचा हुआ है, बिक नहीं रहा, वो एक चीज हमारी बिक नहीं रही, तो मैं बोलूंगा अच्छा ये चीज आपकी बिक नहीं रही, तो इसको मैं राइट ऑफ करने के लिए बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप इसको लॉस बुक कर लो, अगर आपका ये वाला इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया है, कोई खरीदने को रेडी नहीं है, इसको स्क्रैप की वैल्यू लगा के खत्म करो ना इसको, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिजर्व से एडजस्टमेंट। अगर आपका 50-60 लाख का स्टॉक है जो बिक ही नहीं रहा, 3-4 साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इसको आप नील मान लो, जीरो मान लो, और इसका एडजस्टमेंट क्या करूंगा, मैंने यहाँ से इन्वेंट्री को 60 लाख से कम कर दिया, साथ में मैं रिजर्व को 60 लाख से कम कर दूंगा, नेट इम्पैक्ट तो रिजर्व को ही जाएगा ना, उसके रिजर्व भी तो कम हो रहा है, 60 लाख से उसका प्रॉफिट कम होगा ना एक तरह का, ठीक है। ऐसे अगर ट्रेड रिसीवेबल्स है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे यार आपको ट्रेड रिसीवेबल पेमेंट नहीं करते क्या, आपको वापस पैसा वापस नहीं कर रहे, फिर आप ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर जाओगे, आप एक उधर लिस्ट दो आपको किस किसने पैसा देना है, फिर आप लिस्ट देख रहे हो, लिस्ट देखते देखते आप बोल रहे हो यार इसको इस पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसा देना है, तो ये पार्टी कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है, फिर आप इस पार्टी के बारे में पढ़ोगे, अगर ये पार्टी एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम में है, तो आप बोलोगे अपने क्लाइंट को जी आपको जहां से पैसा मिलना है वो उसके पैसे देने के आसार लग नहीं रहे, तो आपके मतलब बहुत अच्छा खासा लॉस होने वाला है आपको। अगर मान लो किसी के मतलब बुक्स के अंदर पैसा रिसीवेबल आ रहा है बायजूस से, तो बायजूस आजकल थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो आप उसको सोच समझ के लोन दोगे, यार इसको इतना ज्यादा पैसा बायजूस से मिलना है, क्या पता मिले ना मिले, इसकी लिक्विडिटी एकदम ही खराब हो जाए,
जो भी ट्रेड रिसीवेबल है वो बैड डेट हो जाए, तो उस केस में आप सोच समझ के उसको पैसा दोगे। बात समझ आती है? बात इतनी ही है मेरे हिसाब से, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो भी आप ये बैलेंस शीट देख रहे हो, आप अपनी खुद की बैलेंस शीट कहाँ बनाओगे? तो आपकी खुद की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये सीएम में। जो भी आपको बैलेंस शीट के पेपर्स मिलेंगे, तो आपको उसको यहाँ पे फिल इन करना होता है। ये देखो, आपके कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। जनरली जो भी आपके क्या कहते हैं बैंक्स होंगे, वो एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप यहाँ पे फिल इन कर दो डेटा को, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट बन के आ जाएगी। आगे जाके जो भी आप फिल इन कर रहे हो ना, यहाँ पे अपने हिसाब से आप फिगर डाल सकते हो। अपने हिसाब से आप ये फिगर डालोगे सारी की सारी, फिर वो बाद में खुद ही आपको सारे के सारे रेशियो के एनालिसिस बना के दे देगा कि देखो इसकी इतनी रेशियो, इसकी ये इतनी रेशियो। तो यहाँ पे जो भी खराब होगी, ये जनरली फॉर्मूले इसके बने बनाए आते हैं। आप जिस बैंक में भी काम करोगे, या तो एक्सेल में काम किया जाएगा, या तो उनका खुद का कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपको डेटा को पंच इन करना है। तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक सारी रेशियोज बन के आ जाएगी। एमपीवीएस मेथड से कितना इसका लोन बनता है, वो भी ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। बट वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपने जो एंट्री करी है यहाँ पे, जो भी आपने डेटा को फिल इन करा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को, वो कितने करेक्टली करा है, आपको कितना समझ में आता है उसके बारे में, आपने कौन कौन सी एनालिसिस लेते हो, कौन कौन सी अजम्पशंस लिए। अभी हम करते हैं ना इतने अजम्पशन कि इसको करंट लायबिलिटी मानना नहीं मानना, इसको करंट एसेट मानना नहीं मानना, तो वो सारी की सारी बातें देख के फिर वो आपको एमपीवीएस मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के तरीके से रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक बना के दे देगा। और आपको फिर उसमें कमेंट करना है कि देखो इसका रेशियो सारे के सारे बढ़िया आ रहे हैं, ये रेशियो ये आ रहा है, इस रेशियो में थोड़ी कमी है, बट ये मेरे को कह रहा है कि इसको ठीक करने के लिए ये काम करने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो करंट रेशियो बहुत कम आ रही है, तो क्लाइंट कह रहा है आप मेरे को लोन दो ना, मैं अभी के अभी अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता हूँ, करंट रेशियो देखो कितनी बढ़िया हो जाएगी। तो हम कहेंगे ठीक है जी, यही तो करने के लिए बैठे हम, आपकी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए। अगर वो 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डालने के लिए तैयार अपने पर्सनल अकाउंट से, तो हम बोलेंगे परफेक्ट जी परफेक्ट, करंट रेशियो एकदम बढ़िया होगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यही एक एनालिसिस का पार्ट है। ये करने के बाद, ये सारा सीएम में डेटा को फिल करने के बाद, आप कमेंटिंग करते हो अलग अलग रेशियोज पे, कैश फ्लोज पे, बैलेंस शीट पे, और फिर आप कहते हो भी हाँ भी हम इसको लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। फिर वापस से हम आते हैं क्रेडिट एनालिसिस के प्रोसेस पे। और ये आपके पास में एक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट किसी एक्चुअल क्लाइंट के लिए अगर आ गया, देखो उसके कितने क्रेडिट में पैसे आ रहे हैं, कितने कितने रिसीव कर रहा है, कितने कितने इसकी पेमेंट होती है। तो आप क्लाइंट से जाके एक बार पूछ लेते हो, हाँ भी आपके क्रेडिट्स जेन्युइन है कि नहीं, देख लेते हो कि जो भी आपके सेल्स के अंदर नाम आ रहा है, इस पार्टी को आप सेल कर रहे हो, उसी से एक्चुअल में पैसा रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिन जिनको आप पेमेंट कर रहे हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे आप जाके, कहीं पैसा इधर उधर साइफन ऑफ तो नहीं कर रहे, कहीं बाहर तो नहीं भेज रहे आप पैसा। तो सारी की सारी बातें आप चेक करोगे। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से आपके इंटरव्यू के लिए, अपने लेवल तक के लिए इतना काफी है। काफी हाई लेवल आंसर्स भी होता है, बट वो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डाउट आ रहा है अपने इंटरव्यू के लिए, आपको किसी भी लाइन आइटम में डाउट आ रहा है, इस बैलेंस शीट में किसी भी लाइन आइटम में डाउट आ रहा है, इस प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी लाइन आइटम में डाउट आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं, कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी ऐप पे जाके, मेरे को मैसेज करके। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। ओके, टाटा, बाय बाय।